नमस्कार बैंकर्स। मैं आपका बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें कि हम कवर करेंगे कि हमारे यहाँ पर बैंकिंग की क्या हिस्ट्री रही थी और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि बैंकिंग यहाँ पर कैसे इवोल्व हुआ। मतलब कि बैंकिंग का इवोल्यूशन और बैंकिंग का इतिहास जो रहा, हम उसके बारे में देखेंगे कि बैंकिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ टिल बैंकिंग आज कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर स्टैंड करता है। उस चीज़ के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंटल फेजेस रहे थे। आज हम इस वीडियो में उन सभी फेजेस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए, बेसिकली हमारे इस वीडियो का क्या एजेंडा रहने वाला है, पहले हम उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ बैंक। बैंक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि बेसिकली बैंक जो होता है एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग मतलब कि बैंकिंग कहाँ से एग्जिस्ट करना शुरू किया था, बैंकिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे। और बैंकिंग की हिस्ट्री से ही को रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं फेजेस इन बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर क्या क्या फेजेस रहे थे, हमने फेजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि हमने एक तो सबसे फर्स्ट फेज जो है हमारा वो 1935 से पहले तक का फेज है कि 1935 से पहले बैंकिंग कैसा था हमारा। फिर आता है 1991 तक का फेज। 1991 तक हमारे यहाँ पर कैसा बैंकिंग चलता रहा। फिर हमारा आता है 1991 के बाद जो है हमारे यहाँ पर बैंकिंग की सिचुएशन क्या थी, या 1991 तक हमारे यहाँ पर बैंक कैसे परफॉर्म कर रहे थे, या 1991 से पहले या उसके बाद तक जो है हमारे यहाँ पर बैंकिंग में क्या क्या रिफॉर्म्स आए। हम इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। फिर हमारी अगला टॉपिक जो आता है वो है हमारा नेशनलाइजेशन का। और हमें भी पता है नेशनलाइजेशन जो है हमारा 2 फेजेस में हुआ था, फर्स्ट नेशनलाइजेशन एंड सेकेंड नेशनलाइजेशन। जो हम हमारा फर्स्ट नेशनलाइजेशन आता है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा 1969 ईयर में हुआ था। और जो हमारा सेकेंड नेशनलाइजेशन है वो हमारा कौन से ईयर में हुआ था, 1980 के अंदर। तो हमारा जो सेकेंड नेशनलाइजेशन है वो हमारा ईयर 1980 के अंदर हुआ था। तो ये बेसिकली हमारा एक फ्रेमवर्क है, जो चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर या इस लेसन के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ अ बैंक या बैंक की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक जो होता है बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो हमें बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जो भी पैसे से जुड़ी हुई है, जो भी हमारे मॉनेटरी टर्म्स की जो भी हमारे सर्विसेज होता है वो हमें प्रोवाइड करने वाला एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो हमारा बैंक कहलाता है। बेसिकली हमारा हम बात करते हैं तो ये मान जाता है बैंक की 2 मेन फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, जो कि होता है हमारा डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन्स को प्रोवाइड करना। तो अगर हम बात करते हैं जो ये हम 2 मेन फंक्शंस या मेन फंडामेंटल सर्विसेज ऑफ बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मॉडर्न बैंकिंग की नहीं है, ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जबकि मॉडर्न बैंकिंग में तो बैंक बहुत ज्यादा वास्ट सेंस तक पहुंच चुका है, लेकिन ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हम मानते हैं कि हमारा बैंक का मतलब होता है पैसा देना और बैंक से लोन लेना। सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है और साथ में लोन्स को लेंड करता है, वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है। और हाँ, हाल ही में ये भी माना जाता था कि भाई हाँ, वो फंड ट्रांसफर जैसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। बट बैंकिंग जो आज स्टैंड करता है वो इस बेसिक डेफिनेशन से बहुत ऊपर है, वो अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब अपना टॉपिक को हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, जिस जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो हम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में देखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की अगर बात करते हैं तो बैंकिंग की एग्जिस्टेंस, बैंक कब से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बात करते हैं तो वो हमारा एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता है। एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे करता था, हमारे यहाँ पर मनी लेंडर्स हुआ करते थे, जिनको हम साहूकार जमींदार कहते थे। वो जो है लोन प्रोवाइड किया करते थे लोगों को। पर अगर बात करते हैं वो जो लोन प्रोवाइड करते थे वो सारा लोन होता था हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। वो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता था, वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लोन होता था। तो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो कब से एग्जिस्ट करनी शुरू हुई थी, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ। ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पर आए तो वो साथ में न्यू बैंकिंग या मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज, इन मॉडर्न बैंकिंग जो हमारी होती है उसकी अप्रोच को लेकर आए, जिसके साथ में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारे यहाँ पर आकर एस्टैब्लिश हुआ। 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश हुआ था। ये हमारा फर्स्ट यूरोपियन बैंक था जो हमारे इंडिया के अंदर आया।
तो 1935 से पहले के जो हमारा इंडियन बैंकिंग था उसके बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वो हमारा क्या फेज हुआ करता था, अब हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा प्री इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम हुआ, प्री इंडिपेंडेंस का टाइम होता था, ये कह सकते हो इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम होता था। हमें इंडिपेंडेंस अपने 1947 में मिला था, तो हम उससे पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। तो जो वो टाइम था, उस टाइम पर जितने भी बैंक्स थे वो एग्जिस्ट करते थे, वो सारे प्राइवेट बैंक हुआ करते थे जिनके पास अपनी खुद की प्राइवेट शेयर होल्डिंग हुआ करती थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो वो सारे जो बैंक हुआ करते थे वो सारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज के रूप में फॉर्म होते थे। जितने भी बैंक्स यहाँ पर थे वो सारे स्मॉल बैंक्स थे और बेसिकली लोकलाइज्ड बैंक्स हुआ करते थे। यहाँ पर कोई भी स्टेट लेवल का, कोई भी नेशनल लेवल का ऐसा कोई भी बैंक नहीं होता था। सारे जो थे हमारे लोकल लेवल के बैंक्स हुआ करते थे और ना जाने उनमें से कितने बैंक्स जो थे वो फेल भी हुए। तो बेसिकली अगर 1935 से जो हम पहले की जो हमारी बैंकिंग थी उसकी बात कर रहे थे हम, तो द पहला बैंक जो था 1770 में एस्टैब्लिश होने वाला, तो वो था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को फॉलो करते हुए इंडिया में एक बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 ईयर है। ईयर याद रख लेना सभी बैंकों के, 1786 ईयर में दो है जो है द जनरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट बैंक था इंडिया में। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो 1791 में ये बैंक जो है फेल भी हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये बैंक एग्जिस्ट करना बंद हो गया था। 1791 से इस बैंक का एक फेलियर हुआ। वही बात करते हैं कि हाँ, काफी सारे बैंक्स फेल हुए थे, तो उनमें से ये मोस्ट मेजर बैंक था जो हमारा उस टाइम पर फेल हुआ था। तो ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पर आए थे तो उनके साथ एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, चार्टर कंपनी जिसे तुम कहते हो, हाँ ये चार्टर वर्ड जरूर याद रख लेना। एक चार्टर कंपनी जो थी ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आए थे, जिसको कहते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी। द सो कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे यहाँ पर आई। चार्टर कंपनी क्यों याद करना है? क्योंकि चार्टर कंपनीज आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। चार्टर कंपनी का मतलब ये था कि हाँ, जो उस टाइम पे क्वीन का चार्टर हो, क्वीन के चार्टर के थ्रू जो है ये कंपनी यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी। बट आज के टाइम पे दो ही वेज होते हैं जिसके कारण एक कंपनी एस्टैब्लिश हो सकती है। जिन मीडियम से कंपनी एस्टैब्लिश हो सकती है वो या तो ये है, उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पर अब चार्टर कंपनी जो है हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उस टाइम पर जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ तीन बैंक्स और आए थे। वो बैंक कौन कौन से थे? द बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में एस्टैब्लिश हुआ, द बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में एस्टैब्लिश हुआ, और द बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 के टाइम पर एस्टैब्लिश हुआ था। ये तीनों बैंक्स जो थे वो इंडिपेंडेंट बॉडीज हुआ करती थी या इंडिपेंडेंट बैंक थे, और इनको प्रेसिडेंसी बैंक्स भी कहा जाता था। ये हमारे उन तीन महान प्रिंसेसली स्टेट्स के अंदर जो बैंक्स बने थे वो ये तीन बैंक थे। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा 1921 का पीरियड इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखते हैं क्यों होता है। 1920 में इन सभी बैंक्स का अमलगमेशन हो गया और एक नया बैंक फॉर्म हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में फॉर्म हुआ था। अमलगमेट ये तीनों बैंक 1920 में हो गए थे, बट जो ये बैंक था द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो फॉर्म हो गया था हमारा 1921 में। इस बैंक में भी वही था, मेजरली जो थी हमारी प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स थी, जिसमें से काफी अधिकतर जो थे वो यूरोपियंस के पास थी। फिर हम बात, इस बैंक का जरूर नाम याद रखो, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक 1865 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था इलाहाबाद बैंक, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस। एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस के थ्रू जो एस्टैब्लिश करने वाला पहला बैंक था वो हमारा इलाहाबाद बैंक था। तो अगर हम इलाहाबाद बैंक से रिलेटेड अभी क्या चीज नहीं हुई है, इलाहाबाद बैंक का जो था एक मर्जर हो गया, और कौन से एंकर बैंक जो तुम बात करते हो, कौन से एंकर बैंक के अंदर ये घुस गया है, तो उस एंकर बैंक को हम कहते हैं इंडियन बैंक। तो अब बात आती है कि हाँ, अब इलाहाबाद बैंक का नाम जो है हमारा इंडियन बैंक हो गया है। अब इलाहाबाद बैंक नहीं रहा, वो मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक के अंदर, और इस मर्जर का जो एंकर बैंक होता है वो हमारा इंडियन बैंक बना। एंकर बैंक की अगर हम बात करते हैं, एंकर बैंक क्या होता है? एंकर बैंक का मतलब होता है इस बैंक को किसका नाम मिला, कौन जो है जो लीड कर रहा है अब इस नाम को। तो अब जितनी भी इलाहाबाद बैंक की ब्रांचेस थी वो अब हमारी इंडियन बैंक की ब्रांचेस हो गई। चलो ये तो आगे का टॉपिक है, बट फिर भी बता दिया कि हाँ, इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक बन चुका है। हम मर्जर्स वगैरह वाले टॉपिक में जो है हम इस चीज को कवर करने वाले हैं। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे
ओन्द या अवध कमर्शियल बैंक जिसे तुम कहते हो, वो तुम्हारा अवध कमर्शियल बैंक जो है 1881 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। ये पहला बैंक था जो गवर्न किया जा रहा था एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस। याद रख लो, इलाहाबाद बैंक जो है वो एस्टैब्लिश इंडियंस के थ्रू किया गया था, बट अवध कमर्शियल बैंक जो है वो हमारा गवर्न इंडियंस के द्वारा किया जा रहा था। बट बात वही आती है कि हाँ, ये बैंक जो है मेनली लोन्स प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म किया गया था, जो कि 1958 के अंदर ये बैंक भी हमारा फेल हो गया। फिर बात आती है हमारी पंजाब नेशनल बैंक, जो आज के टाइम पे बहुत ही जाना माना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक जो था वो 1894 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड फॉर अ गुड न्यूज, पंजाब नेशनल बैंक आज तक एग्जिस्ट करता है और इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर के अंदर सेटअप किया गया। तो याद रख लो, पंजाब नेशनल बैंक 1894 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ और जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में था उस टाइम पे। तो अब हम बात करते हैं, काफी सारे बैंक जो थे वो नए एस्टैब्लिश हुए थे, जो हमारे 1906 से 1913 के पीरियड के बीच में हुए थे। उन सभी बैंक्स की लिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड की गई है, जो कि था हमारा बैंक ऑफ इंडिया 1906, कैनरा बैंक भी 1906 में एस्टैब्लिश हुआ, इंडियन बैंक हमारा 1907 में एस्टैब्लिश हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा 1909 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1911 में और बैंक ऑफ मैसूर हमारा 1913 में। आपको सभी बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स जो है याद रहने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1906 में एस्टैब्लिश हुआ, कैनरा बैंक 1906 में एस्टैब्लिश हुआ, इंडियन बैंक 1907 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा 1909 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा 1911 के पीरियड में एस्टैब्लिश हुआ था, और बैंक ऑफ मैसूर जो कि है हमारा 1913 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, हमारे यहां पर बैंकिंग क्राइसिस भी आया। 1913 से 17 के बीच में जो था बैंकिंग क्राइसिस आया, जिस क्राइसिस में बहुत सारे बैंक्स जो थे वो हमारे फेल भी हो गए। इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, बहुत से हिस्सों में जो बैंक हुआ करते थे वो सभी अचानक फेल हो गए। तो अब बात आती है कि हमने 1935 को जो मैं फेस कह रहा था, 1935 से पहले का फेज, वो मैंने अलग से एम्फोसाइज क्यों किया, क्योंकि 1935 हम बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है। वैसे क्यों माना जाता है, क्योंकि 1935 में हमारा जो था आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1934 में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, और कौन से एक्ट से हुआ था, उस हम वैसे एक्ट को कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 से जो है आरबीआई एस्टैब्लिश हो गया था 1935 में, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमारे यहाँ पर क्राइसिस आया था इंडिया में वेरियस पार्ट्स में। तो उससे रिलेटेड क्या हुआ कि हमें लगा कि हाँ, हम एक रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग बॉडी की जरूरत है जो हमारे यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट और कंट्रोल करे। तो उस टाइम पर जो बात करते हैं, तो हमारे आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और ये क्या बना, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, जो कि हमारा 1935 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, जिसका हेडक्वार्टर पहला जो था वो कलकत्ता में बना था, बट बाद में इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया, जिसको आज के टाइम पे हम मुंबई भी कहते हैं। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट हो गया था, जो कि आज तक मुंबई ही है, जबकि 1935 में इसका पहला हेडक्वार्टर जो था कलकत्ता में बना था। फिर बात आती है कि बैंकिंग सर्विसेज को स्मूथली रन करने के लिए, बैंकिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको स्मूथली रन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक नई चीज के साथ आई कि हाँ, हम बैंकिंग का भी एक एक्ट निकालते हैं। तो उस टाइम पर निकला हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 आया, बाद में जिसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसको हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के नाम से रखा। तो बेसिकली बात करते हैं, तो ये था हमारा 1935 से पहले का पूरा बैंकिंग का फेज। जो 1935 के बाद के फेसेस हैं और जो नेशनलाइजेशन के ब्रीफिंग है
उन सबको हम जो है आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, वो टास्क ये है कि हमने पंजाब नेशनल बैंक की बात की थी। अभी रिसेंटली ही 2020 में पंजाब नेशनल बैंक का जो था मर्जर हुआ था, वो कौन से बैंक्स थे जिनके साथ पंजाब नेशनल बैंक मर्ज हुआ था, आप लोगों को उन दोनों बैंकों का नाम बताना है और उसे कमेंट सेक्शन में डालना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और हम अपने इसी टॉपिक को जो है आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।